स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसमें हम लोग दूसरा चैप्टर जो समाजवाद और साम्यवाद है इसको पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में आपको समाजवाद और साम्यवाद के बारे में समझाया गया था, है ना, जिसमें जाने थे आपकी समाजवाद क्या होता है, समाजवाद का शुरुआत कब से हुआ, है ना, समाजवाद की उत्पत्ति कब से हुई, है ना, कितने भागों में बांटा गया था इसको, यूटोपियन स्वप्नदर्शी सब पढ़े थे, है ना। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे पिछले वीडियो में, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, कार्ल मार्क्स ने किन किन पुस्तकों का मतलब रचना किए। ठीक है, तो आज देखिए एक मतलब इसमें पढ़ना आपको पहले ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए कार्ल मार्क्स जो है भौतिकवाद का व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और इसमें बतलाते हैं कि इन्होंने कहे कि मतलब जब तक, मैंने कहने का मतलब है कि मतलब जब तक उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच में संघर्ष चलते रहेगा, है ना, और इसके अनुसार इतिहास का जो मूल आर्थिक शक्तियां हैं वो आगे बढ़ते रहेगा। यानी कहने का मतलब इनका है कि मतलब इतिहास में अब तक 5 चरण गुजर चुके थे, 5 चरण चल चुका था, इसमें छठा चरण आने वाला था। इन्होंने छठा चरण जोड़ा क्या, साम्यवादी युग। पहले चलता था आदिम साम्यवादी युग, है ना, दूसरा चला दास्ता का युग, फिर चला आपका सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और लास्ट में साम्यवादी युग आ गया। तो देखिए सबसे इसमें आज आपको पढ़ना है मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, है ना। देखिए समाजवादी आंदोलन का जो इतिहास का सबसे प्रमुख घटना रहा वह रहा आपका 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ, 1864 ईस्वी में। और इसकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है ना, इसका श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको जाता है, कार्ल मार्क्स को। ठीक है ना। इसमें कार्ल मार्क्स जो थे मजदूरों को समझाने का प्रयास किए, हाँ ना, कहें कि वे अपनी मतलब मजदूरों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अपनी मुक्ति, है ना, वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मजदूर जो सदियों की दास्ता से जो त्रस्त हैं, है ना, वो अपनी मुक्ति के लिए खुद जिम्मेवार हैं, यानी उनका मतलब अपना मुक्ति खुद के प्रयासों से ले सकते हैं। ठीक है ना। जब तक कहा गया कि जब तक उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में रहेगा, मशीनी सुधार और, है ना, मतलब उद्योग में विज्ञान के प्रयोग, उत्पादन कला में सुधार का मतलब नहीं रहेगा, तब तक श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब तक स्वामित्व उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहता है, तब तक आप श्रमिकों की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसीलिए, है ना, मतलब इस सम्मेलन में एक नारा भी मतलब इन्होंने कहा कि मतलब इनका अंतिम लक्ष्य था कि पूंजीवाद का नाश होना चाहिए। कार्ल मार्क्स प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूरों को प्रेरित किए और मतलब लास्ट में कथन नहीं था कि पूंजीवाद का मतलब खत्म कर देना चाहिए, और ये बताएं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये नारा भी दिए थे इन्होंने इसमें। फिर आपका आया द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। क्या आ गया, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का अगर बात करें, ठीक है, देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का अगर बात करते हैं तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो सम्मेलन हुआ आपका पेरिस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ, पेरिस में 1868 ईस्वी में पेरिस में हुआ। और इसमें जो कार्ल मार्क्स के जो समर्थन में थे वही लोगों ने मतलब कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाया। और इसमें टोटल, है ना, 20 देशों के कितने, 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 20 देशों के 400 प्रतिनिधि। ठीक है, तो 20 देशों के जब 400 प्रतिनिधि भाग लेते इसमें, तो इसको देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ भी कहते हैं, इसको पेरिस सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक वर्ष, है ना, मतलब प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और यह पूरे मतलब कह सकते हैं इसको मजदूर दिवस इसी दिन से घोषित हुआ था, मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब से मनाया जाने लगा, मतलब हर वर्ष 1 मई को तो हम लोग मनाते ही हैं, लेकिन 1890 ईस्वी से, है ना, 1 मई 1890 से यूरोप, अमेरिका सहित पूरे संसार में, है ना, हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और मजदूरों को मतलब ज़्यादा मतलब अधिकार के लिए एक संघ बनाया गया, मजदूरों का एक अपना संघ रहेगा, है ना, उनके कार्यों का घंटा निश्चित होगा, वेतन फिक्स होगा, इस सब इत्यादि बात किया गया। मैंने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए, है ना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया था। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को बल मिला और श्रमिकों की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। अब मतलब उनमें श्रमिकों में विश्वास जागा कि उनका विकास अब हो सकता है। ठीक है, और मतलब
समाजवाद का उद्देश्य लास्ट में यही रहता है कि मतलब समाजवाद कहता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जो शोषण से और उत्पीड़न से मुक्त हो, यानी जहाँ कि ना किसी व्यक्ति का किसी प्रकार से किसी तरह से शोषण हो और ना ही किसी शोषण से का शिकार हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो पूरा टॉपिक था समाजवाद का खत्म हो गया। तो समाजवाद के देखिए, समाजवाद के बाद आपको जो पढ़ना है 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति पढ़ना है। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटता है उसका नाम है ना, मतलब रूसी क्रांति। जो रूस के सम्राट होते थे अथवा जार, है ना, जो रूस के जार अथवा सम्राट होते थे वह मतलब एक तंत्रीय और निरंकुश शासन का स्थापना, मतलब शासन का अंत करना था इन लोगों को रूसी क्रांति के तहत, और वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को लागू करना था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है ना, जो बोल्शेविक क्रांति होता है सही मायने में हुआ नवंबर 1917 में। कब हुआ? नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। और ये क्यों होता है और किन कारणों से होता है देखिए। तो अगर हम बोल्शेविक क्रांति के अगर कारणों का बात करेंगे तो बोल्शेविक क्रांति कारणों में सबसे पहला कारण आता है आपका जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, एवं अयोग्य शासन। यानी कि जो यहाँ के जार थे, देखिए 1917 से पूर्व, है ना, 1917 से पूर्व रूस में रोमनो राजवंश का शासन चलता था। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1917 से पूर्व रूस में किस वंश का शासन था, तो रोमनो राजवंश का, और रोमनो राजवंश का शासन था, है ना। और यहाँ पे रूस में शासक को यानी राजा को, सम्राट को जार कहा जाता था, है ना। तो देखिए कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजी संरचना बदल रहा था, है ना, समाज में बदलाव आना शुरू हो गया था। लेकिन जो यहाँ के राजा थे उनको किसी तरह मतलब जनता से किसी तरह का मतलब ही नहीं था, उनको कोई लेना देना नहीं है जनता कैसे किस स्थिति में है। वो दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे, यानी जो प्राचीन काल से जो परंपरा चलते आ रहा है कि राजा के हाथों में शक्ति ज़्यादा होता है, राजा के बातों का मानना चाहिए, है ना, राजा कुछ भी कर सकता है, इस सब बातों में, है ना। तो उनको आम लोगों के सुख सुविधा से, दुख से कोई चिंता होता नहीं था, है ना। बल्कि मतलब कहने का मतलब कि जो भी अधिकारियों का, नौकरशाही का नियुक्ति कर उनका आधार योग्यता भी नहीं था, है ना, जिसको मन किया उसको नियुक्त कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कहा जाता है कि अब तक गलत सलाहकारों के कारण, है ना, राजा निरंकुश हो जाता था, राजा शासन के योग्य रहता नहीं था, शासन करने के योग्य। तो इस तरीके से, है ना, जार की निरंकुशता, यानी कि यहाँ के जितने भी राजा आए, है ना, सब निरंकुश थे। मतलब जार की निरंकुशता यानी राजा के निरंकुशताओं ने शासन को कमजोर करते गया। दूसरा जो हुआ कृषकों की दयनीय स्थिति, दूसरा कारण क्या रहा, कृषकों की दयनीय स्थिति। देखिए कृषकों की दयनीय स्थिति का मतलब देखिए रूस में जो जनसंख्या का, है ना, रूस का जो जनसंख्या था उसका एक बहुत बड़ा वर्ग जो था कृषि से संबंधित था, ठीक है। तो कृषक भी जो जितने भी किसान थे, यहाँ के किसान, सभी किसान लगभग, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा दास्ता और बहुत ज़्यादा करों से परेशान होते थे। इसीलिए 1861 ईस्वी में, है ना, यहाँ पे एक घटना घटता है कि 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया क्या कि कृषक दास प्रथा का समाप्त किया, है ना, कृषि दासता को समाप्त कर दिया। क्या किए? कृषक दास प्रथा की समाप्ति कर दी, कृषि दासता को समाप्त कर दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि कृषक दास प्रथा का समाप्ति कब हुआ और किसने किया। तो याद रखिएगा जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कब, 1861 ईस्वी में। लेकिन फिर भी कुछ सुधार होता नहीं था, क्योंकि जो यहाँ के किसान थे, बहुत बड़ा जनसंख्या था, और जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जो था किसान थे, कृषक से संबंधित थे। तो यहाँ किसान लोगों के पास ज़मीन का आकार बहुत छोटा था, है ना, और ये लोग पुराने ढंग से खेती करते थे, जिस कारण से उत्पादन ज़्यादा होता नहीं था। जबकि राजा को कर हर साल देना है, तो करों के बोझ से भी दबे हुए थे, और ऐसे में मैंने यहाँ किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। तीसरा जो इनका कारण था वह मजदूरों की दयनीय स्थिति, ठीक है ना, मजदूरों की दयनीय स्थिति। देखिए यानी कि अब मजदूरों का स्थिति भी दयनीय था, यानी इनको काम ज़्यादा करना पड़ता था, वेतन भी कम मिलता था, अधिकार भी कोई नहीं था, इनको यहाँ तक राजनीतिक अधिकार भी नहीं प्राप्त था कि अपने लिए आंदोलन कर सके, अपने लिए एक संघ बना सके, है ना। इस कारण से मजदूरों में भी असंतोष का माहौल था, जो क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, है ना। और कार्ल मार्क्स भी अपने शब्द में कहे कि मतलब
क्रांति में कहे थे, है ना, कि मजदूरों को खोने के लिए, है ना, मतलब मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि मजदूर को पहले बांध कर रखा जाता है बेड़ियों में, है ना, लोहे की जंजीरों में, तो उनके पास वही एक चीज़ है जो खो सकते हैं, बाकी उनके पास कोई ऐसा चीज़ है नहीं जो उनके पास खोने के लिए है। ठीक है। चौथा जो कारण था औद्योगिकरण की समस्या, क्या रहा? औद्योगिकरण की समस्या। देखिए रूस में उद्योग धंधों का भी अभाव था, है ना। रूस जो था मतलब अपने देश के पूंजी के लिए विदेशी पूंजी पर ज़्यादा डिपेंड करता था, है ना, और यहाँ पे कुछ ही क्षेत्र में उद्योग था, लेकिन यहाँ पे पूंजी के अभाव के कारण कोई भी उद्योग का विकास हुआ नहीं था। तो विदेशी पूंजीपति यहाँ पे पूंजी देते थे लेकिन आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, है ना। तो औद्योगिकरण की समस्या भी एक कारण बन गया, जिससे मतलब यहाँ के जनता में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा होता क्या था ना कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा शोषण होने लगता था बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। ठीक है। तो इस कारण से मतलब विदेशी कंपनियों के द्वारा, विदेशी देशों के द्वारा पूंजी दे करके यहाँ पे शोषण को और बढ़ा दिया गया। पाँचवा जो रहा रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति, तो रूसीकरण का नीति कहता है आपका कि सोवियत रूस जो था मतलब विभिन्नताओं वाला देश था। यहाँ पे मतलब एक भाग तो बहुत ज़्यादा स्लाव जाति के लोग रहते थे, लेकिन इसके अलावा भी फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, बहुत सारे जाति थे। और जाति अलग तो जानते हैं कि जाति अलग तो भाषा अलग, है ना, सभ्यता संस्कृति सब अलग अलग हो जाता है। परंतु रूस में जो अल्पसंख्यक समूह थे वह मतलब जार की नीतियों से परेशान थे। जो रूस में जिनका संख्या कम था वह नीतियों से, माने शासक की नीति से ज़्यादा परेशान हो जाते थे, क्योंकि जार ने सभी देशों के लोग मतलब देश के सभी लोगों को माने एक ही भाषा का शिक्षा संस्कृति को थोपने का प्रयास किया। यानी सबको मतलब प्रेशर दिया, दबाव देता था कि मतलब आप एक ही तरह की भाषा को अपनाइए, जो भाषा राजा कहता है उसी भाषा में शिक्षा लीजिए, अपनी भाषा को छोड़ दीजिए। ये किसी को मंजूर तो होता नहीं है। इसी कारण से विरोध और बढ़ गया राजा के प्रति, और ये भी, है ना, रूसीकरण का नीति भी क्रांति के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर हम बात करें छठा में विदेशी घटनाओं का प्रभाव, ठीक है ना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो देखिए विदेशी घटना का प्रभाव, यहाँ पे दो प्रभाव पड़ा विदेशी घटना में। पहला प्रभाव था क्रीमिया का युद्ध। पहला क्या रहा इसमें? क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था आपका, है ना, लगभग बताए थे 1853-54 में। तो क्रीमिया का युद्ध यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और रूस के जब इसमें पराजय होता है तो सुधारों का युग शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद तुरंत, है ना, 1904 से 5 में जापान युद्ध भी होता है यहाँ पे, रूस जापान युद्ध। दूसरा क्या हुआ? रूस जापान युद्ध। देखिए मेन कारण यही रहा रूस जापान युद्ध का। देखिए तो रूस जापान युद्ध 1904 से 5 में हुआ। कब हुआ था? 1904 से 5 में, जिसमें रूस बहुत बुरी तरीके से जापान से हारा। और जब रूस हारा, है ना, तो यहाँ के जो मतलब सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए, है ना। और जितना भी स्थिति रिपोर्ट था, और राजा जो थे मतलब जनता से छिपाते चले गए। यानी जो वास्तविक स्थिति बताए नहीं कि सैनिक कितना सैनिक मरे, कितना बच के वापस आ रहे हैं, है ना। जब जो सैनिक मतलब बच के आए उनका स्थिति कुछ ठीक ठाक था नहीं, है ना। जब स्थिति ठीक नहीं दिखा गया तो जनता विरोध करना शुरू किया। और यही जब जनता विरोध करना शुरू करता है तो रूस में जो जार के शासक मतलब जो जार होते थे उनके महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग स्थित, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग। तो लोगों का जब समूह रोटी दो किनारे के साथ, है ना, आगे बढ़ रहा था सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर, तभी जो जार का सेना होता है ना, यानी कहने का मतलब है कि जो शासक का जो सेना होता है निहत्थे लोगों पर गोली बरसाना शुरू कर देता है। और इस मतलब कहने का मतलब है जब गोली बरसाना शुरू कर देते हैं हज़ारों लोग मारे जाते हैं, है ना। और जो पूरा सड़क होता है वहाँ खून से लथपथ हो जाता है। इस कारण से, है ना, मतलब इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि घटना हुआ था आपका 9 जनवरी 1905। लाल रविवार कहिए या खूनी रविवार, लाल रविवार कहिए या खूनी रविवार। तो लाल रविवार या खूनी रविवार का घटना कब घटा? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, है ना। और नए कैलेंडर के अनुसार, चूँकि रूस में जो मतलब पुराने कैलेंडर का डेट है, नया कैलेंडर 13 दिन आगे चलता था, तो 13 दिन आगे तो कितना हो जाएगा? 22 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। तो रूस में लाल रविवार खूनी रविवार क्या हुआ कि जब लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ, है ना, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, तभी जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और सड़क खून से लथपथ हो जाता है। जिससे होता क्या है कि मतलब इसी कारण से इस घटना को, चूँकि यह घटना रविवार के हुआ था, है ना, इसी कारण से खूनी रविवार कहिए या लाल रविवार कह दीजिए, दोनों बात समान है। तो इस घटना के बाद पूरे रूस में, है ना, सनसनी फैल गया, है ना। शासक डर के मतलब समझिए तो मतलब भगदड़ मच गया एक तरीके से। अंत में सरकार झुक जाता है और 1905 में यहाँ पे एक प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है लास्ट में 1905 में होता क्या है
है ना। 1905 में एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन होता है। ड्यूमा का गठन, ठीक है। तो मतलब लाल रविवार खुलने का सबसे बड़ा घटना यही घटा 1905 में। क्या होता है, वहाँ पे सरकार झुक जाता है और प्रतिनिधियों के संस्था एक ड्यूमा का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से रूस में 1906 आते आते क्रांति कमजोर हो गया, है ना। और धीरे धीरे मतलब 1917 में धीरे धीरे जैसे 1905, 6 है ना, आगे बढ़ते बढ़ते रूस में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है क्रांति को अग्रसर हो जाता है रूस की स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और अंत में जाके लास्ट में 1917 में, है ना, क्रांति बहुत बड़े रूप को धारण कर लेता है। तो आज समझ गए, है ना, कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुआ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना, इसमें क्या क्या बात हुआ। फिर 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कब हुआ, नवंबर 1917 में। इसके 5 कारण: जार की निरंकुशता, दूसरा पढ़े आप कृषकों की दयनीय स्थिति, है ना। और ये भी जाने कि 1917 से पूर्व किस वंश का शासन था, तो रोमनो राजवंश का। और रूस में कृषक दास प्रथा को समाप्त कौन किए थे, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, कब, 1861 में। तीसरा कारण आपका रहा मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा, औद्योगिकरण की समस्या। पांचवा, रूसीकरण की नीति। और छठा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। और विदेशी में 2 तरह का, क्रीमिया का युद्ध और रूस जापान का युद्ध, है ना। इसमें एक घटना क्या घटा, लाल रविवार या खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। इसके बाद 1905 में रूस में प्रतिनिध्यात्मक संस्था ड्यूमा का गठन होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि बोल्शेविक क्रांति क्यों हुआ था, किन कारणों से हुआ था। तो तब तक आप इसका नोट्स बनाइए, है ना। और कोई दिक्कत होता है आप बता सकते हैं, ठीक है। और आपको ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, है ना। नहीं तो जितना आपको पता चल रहा है, जितना आपको बनाने आ रहा है, उतना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आपको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, ठीक है।